नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। प्रदेश में विकास कार्यों की समीक्षा लगातार जारी है और समीक्षा के लिए सीएम भूपेश बघेल काम कर रहे हैं। 23 सूत्रीय एजेंडे को लेकर आज कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जाएगी। सभी 28 जिलों के कलेक्टर सहित आला अधिकारियों के साथ चर्चा कर सीएम राज्य के विकास की प्राथमिकता तय करेंगे। साथ ही कोरोना काल में विकास कार्यों की गति को जारी रखने के दिशा निर्देश भी देंगे। सीएम भूपेश बघेल बीते 6 महीने में हुए विकास कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन पर भी चर्चा करने वाले हैं। तो 23 सूत्रीय एजेंडे पर कलेक्टर से बातचीत सीएम करने वाले हैं। प्रदेश में विकास कार्य अभी तक का किस तरह से चल रहे हैं, किस विकास कार्य में कितनी प्रगति हुई है, सरकार की योजनाएं कहां तक पहुंची हैं, कोरोना काल में विकास बाधित न हो, इन तमाम बिंदुओं पर बातचीत सीएम कलेक्टर से करने वाले हैं। और जिलों में किस तरह की स्थितियां हैं, कहां किस तरह की कमियां हैं, कहां किस तरह की जरूरतें हैं, उन तमाम चीज़ों पर विचार विमर्श आज इस बैठक के दौरान होने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये स्पष्ट है कि किसी भी परिस्थिति में विकास कार्य रुके ना और वो निरंतर चलता रहे, यही दिशा निर्देश भी आज कलेक्टर्स को सीएम देने वाले हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या ताज़ा जानकारी, कितने बजे ये बैठक होने वाली है और जो 23 सूत्रीय एजेंडा बताया जा रहा है उनमें कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं? देखिए दीपेश, ये बैठक 11 बजे से शुरू होगी और जो प्रदेश के सभी कलेक्टर्स 28 जिले के कलेक्टर्स इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। साथ ही इसमें सीएस भी रहेंगे और जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। तो इसमें एजेंडा जो बनाया गया, खासकर जो कोरोना काल में जो उद्योगों को लेकर क्या ढील दी जा सकती है, उद्योगों कैसे चलाया जाए, पटरी पे कैसे लाया जाए, जो जनजीवन है उसको कैसे सुधारा जाए, और साथ ही जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं उनकी व्यवस्थाएं क्या हैं, किस तरह से वो वहां पर जो लोग रह रहे हैं क्वारंटाइन सेंटरों में उनको किस तरह की व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, क्या सहूलियतें दी जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से 28 जिले में 23 जिले के कलेक्टर्स को बदला गया था, उसके बाद अब नए कलेक्टर्स जो अपना प्रभार अलग अलग जिलों के संभाले हैं, तो उसके बाद ये पहली इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और उनमें निर्देश यही दिए जाएंगे कि जिस तरह से कि आप अपने जिले में किस तरह से काम कर रहे हैं और जो वहां पर मनरेगा का काम कैसे चल रहा है, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है, उससे पहले क्या तैयारियां हैं शहर की, और जो किसानों के लिए जो फसल के लिए क्या बीज की व्यवस्था क्या की गई है, किस तरह से जो है, क्योंकि अब धान का भी अब रुपाई शुरू होगी, तो इस तरह किस तरह की जो खाद बीज से लेकर सारी तैयारियों को लेकर ये इसमें चर्चा की जाएगी। साथ ही जो परियोजनाएं हैं, जो इरिगेशन की जो परियोजनाएं हैं उन पे चर्चा की जाएगी। किसानों को लेकर जो धान उठाव, अभी बहुत सारे जो धान खरीदी केंद्र हैं जहां पर धान रखा हुआ है उसका उठाव अभी नहीं हो पाया है, बारिश से पहले धान का उठाव कराना है। तो एक बड़ी सरकार के सामने चुनौती भी है कि जो धान उठाव नहीं हो पा रहा है उसको कैसे किया जाए। तो इस तरह से तमाम मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर मुख्यमंत्री सीधे कलेक्टर से बातचीत करेंगे और जिले में जो चीजें हैं कि किस तरह से तैयारी करके जो प्रशासन को किस तरह चुस्त दुरुस्त किया जाए, जिससे चलते वहां पर जो लोग हैं उनको, आम जनता को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनको धरातल पर कैसे उतारा जाए, उसको कैसे क्रियान्वयन किया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है और ये काफी लंबी जो है चर्चा होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रहने वाली है और काफी बृहद चर्चा इस बैठक के दौरान होगी। तमाम कलेक्टर्स से बातचीत होगी, जैसा कि हमारे सहयोगी सुरेंद्र आपको बता रखे थे विस्तार से कि किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है। कल प्रदेश में कोरोना के 14 नए मरीज मिले हैं। रायपुर से 7, बलौदाबाजार से 3, राजनांदगांव से 2, बेगूसराय से 1, जांजगीर से 1 नए मरीज की पुष्टि हुई है, जबकि 12 मरीज कोरोना को मात देने में सफल हुए हैं। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 859 हो चुकी है, तो कुल मरीजों का आंकड़ा 1211 पर पहुंच चुका है, जबकि 347 मरीज कोरोना को मात देकर घर भी रवाना हो चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत,
वाकई में एक थोड़ी सी सुखद खबर तो है कि कल सिर्फ 14 मरीज मिले हैं और 12 स्वस्थ होकर अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे मरीजों के पॉजिटिव आने की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि दिन प्रतिदिन जो जांच का दायरा बढ़ रहा है और मरीजों की संख्या में अब जो मरीजों के पॉजिटिव मरीजों की संख्या आ रही है, इसमें कोई परिवर्तन देखने को मिल रहा है, कोई कमी आ रही है? जी बिल्कुल, जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक तो यही है कि कल जो मरीज आए उसमें यही लग रहा है कि कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि खतरा टल गया है, संकट टल गया है, क्योंकि एक्टिव मरीज अब भी 850 से ज़्यादा हैं और कुल मरीजों की संख्या जिस तरह से 1211 पहुंच चुकी है। लेकिन क्योंकि पुराने जो जांच के पेंडिंग केसेस हैं वो अभी तक के उसकी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं और बहुत सारी जो यहाँ पे लैब हैं वो जांच में लगे हुए हैं। मेकाहारा का लैब है, एम्स का लैब है और जिस तरह से अभी फ़िलहाल ये भी तैयारी की जा रही है कि एक दिन में 1500 सैंपल्स की जांच की जाए, तो लिहाजा इसके लिए एम्स में नई मशीन लाई गई है और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी जाँच होगी और रिपोर्ट पता चल पाएगी आखिर कि मरीजों का स्टेटस क्या है। तो फिलहाल जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि रफ्तार धीमी हुई है, रफ्तार ज़रूर धीमी है, लेकिन क्योंकि जांच कम हो रही है और जांच रिपोर्ट सारी नहीं आ पा रही है, इस वजह से ये रफ्तार धीमी हुई है। कोरोना का खतरा टल गया ऐसा कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से ये देखा गया कि प्रदेश में बीते एक हफ्ते के दौरान मरीजों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ, बड़ी संख्या में जो मरीज़ हैं वो सामने आए और सभी ज़िलों से मरीज़ सामने आ रहे हैं और सभी जो एरियाज़ हैं जहाँ से मरीज़ निकल रहे हैं उनको कंटेनमेंट जोन बना करके एहतियात भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन मरीजों की संख्या अभी घट नहीं रही है। और ऐसे में क्योंकि कई सारी जांचें पेंडिंग है एम्स के पास, तब ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो और सभी लैब इसमें लगे हुए हैं, स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं। और क्योंकि एम्स में भी अभी कुछ जो स्वास्थ्यकर्मी थे वो कोरोना की जद में आ गए थे, इस वजह से भी काम काफ़ी प्रभावित हुआ था। हालांकि अब ये उम्मीद की जा रही है कि नई मशीन जो एम्स में लाई गई है उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जांच होगी और लोगों को स्टेटस पता चल पाएगा और पता चल पाएगा कि आखिर मरीजों की संख्या कितनी है, उनका सही तरीके से इलाज हो पाएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, 5 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है छत्तीसगढ़ में और अभी 5 लोगों की हालत जो है वो गंभीर स्थिति में बताई जा रही है एम्स में। तो ऐसे में उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जल्दी से जल्दी सारी जाँचें हों और ये पता चल पाए कि आखिर मरीजों का स्टेटस क्या है और सही इलाज जो है उनको तुरंत मुहैया हो पाए। बिल्कुल, वाकई में ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसी के जरिए हम इस जंग को जीत भी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि जांच के दायरे को जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे स्टेटस भी मरीजों का स्पष्ट होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है और उधार की सीमा को शर्तों से मुक्त करने का आग्रह किया है। सीएम ने कहा है कि राज्यों के लिए दी गई जीएसडीपी के 2% अतिरिक्त उधार की सीमा को सभी शर्तों से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि दी गई सुविधा कई शर्तों और मापदंडों पर आधारित होने के कारण संसाधनों की कमी की समस्या जस की तस बनी हुई है। साथ ही सीएम ने कहा कि केंद्र द्वारा जारी आर्थिक पैकेज अर्थव्यवस्था को उबारने और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहा है। बघेल ने कहा कि गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, वेतन भोगियों को नियमित वेतन और सभी के लिए समुचित स्वास्थ्य सेवाएं राज्यों की प्राथमिकताएं हैं। रायपुर के बीरगांव में लोगों की पिटाई के मामले में डीजीपी डीएम अवस्थी सख्त हो गए हैं। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आईजी और एसपी को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि बीरगांव में पुलिसकर्मियों ने लाठी से लोगों की पिटाई की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस घटना को सीएम भूपेश बघेल ने भी अमानवीय बताया था। कोविड के दौरान और पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ पुलिस का मानवीय और पहलू रहे, इस बार में हमने बराबर प्रयास किया और लगातार निर्देशित करते रहे। अभी हाल ही में जो घटना है कुछ एक आध हुई बिलासपुर में,
उसमें टीआई को सस्पेंड किया था। और ये वाली घटना जो कल आई है, वीडियो मीडिया के माध्यम से जब वायरल हुआ, तो उसके बाद मैंने फिर एक निर्देश जारी किए हैं कि अब कोई पुलिसकर्मी इस प्रकार से यदि कोई मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए। सूरजपुर में क्वारंटीन सेंटर से प्रवासी मजदूरों ने भागने की कोशिश की। इस मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पटवारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिले के लाइवलीहुड कॉलेज में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में 92 लोगों को रखा गया है। इन्हें दोपहर का खाना देने के लिए दरवाजा खोला गया तो 16 लोग अपना सामान लेकर भाग निकले। बाद में इन्हें फिर से क्वारंटीन सेंटर लाया गया। इस सेंटर से अब तक 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। क्वारंटीन सेंटर से भागने की कोशिश करने वाले लोगों ने यहां अव्यवस्था की बात कही है, लेकिन एसडीएम यहां सभी इंतजाम होने का दावा कर रहे हैं। लोग निकले थे यहाँ से और अव्यवस्था का विषय नहीं था। विषय था कि कल रात को एक केस पॉजिटिव निकल गया तो वो थोड़ा दहशत में आ गए थे। वो लोग, उनको समझा दिया गया, समझा बुझा के वो लोग वापस भी चले गए। कोई अवस्था। बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे एक दिन के दौरे पर राजनांदगांव पहुंची। सरोज पांडे ने केंद्र सरकार के 1 साल पूरा होने पर उपलब्धियां गिनाई और कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 साल का कार्यकाल बहुत सफलता के साथ सरकार ने पूरे किए। इस 1 साल में सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए। पूरे विश्व में इस वैश्विक महामारी ने जिस प्रकार की तबाही मचाई है, बहुत से संसाधन संपन्न राष्ट्र भी उसकी चपेट में है, लेकिन भारत उसमें से सफलतापूर्वक निकल रहा है। राहुल गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के विषय पर भी अपनी बात को कहा था। शराबबंदी के विषय से लेकर उन्होंने तमाम विषयों को कहा था और कहा था कि अगर देश आपके मुख्यमंत्री अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम उन्हें हटा देंगे। उस पर भी उनको राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। जहाँ तक उन्होंने जो प्रश्न किया है, वो प्रश्नों का मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को एक बार पूरे इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एक दिन के दौरे पर कोरबा पहुंचे। धर्मलाल कौशिक ने बताया कि मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताने के लिए पूरे देश में जनसंपर्क कार्यक्रम तय किया गया है। देश के करीब 10 करोड़ घरों में 2-2 बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे। लोगों को पीएम मोदी का पत्र दिया जाएगा, साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल रैलियां भी होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 6 वर्ष के कार्यकाल में पिछले 5 वर्ष और इस बार इस सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल कि जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जो उपलब्धियां रही हैं, उन बातों को लेकर के पूरे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक जनसंपर्क कार्यक्रम तय किए हैं। पूरे देश में 10 करोड़ घरों में जाने के कार्यक्रम तय किए हैं और उसके अंतर्गत में हमारे मोदी जी के पत्र लेकर के हमारे कार्यकर्ता 2 लोग एक घर में जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाएंगे। उसके साथ ही साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और हर प्रदेश में एक वर्चुअल रैली होगा, जिसमें छोटे प्रदेश को 1, बड़े प्रदेश को 2। आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से भाठा गांव की गिराई जाएगी जर्जर टंकी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। विस्फोटक के जरिए ये टंकी को गिराया जाना है। सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच टंकी गिराने की तैयारी की जा रही है। रायपुर कलेक्टर से अनुमति ले ली गई है। सीएसपी और एसडीएम की मौजूदगी में ये टंकी गिराई जाएगी। टंकी की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है और यही वजह है कि अब इसे गिराया जा रहा है। जर्जर टंकी में दबकर एक मजदूर की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब इसे ढहाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रायपुर में एक छात्र के घर में घुसकर उसकी पिटाई का मामला सामने आया है। मामला रायपुर के राजेंद्र नगर इलाके का है, जहां बीकॉम के छात्र को निगरानी शुदा बदमाशों ने घर में घुसकर उसे घर से बाहर निकाला और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की। बताया यह जा रहा है कि कार में आग लगने की गलत फहमी की वजह से बदमाशों ने छात्र की पिटाई कर दी। मारपीट करने वाला बदमाश पवन डूडवानी और उसके साथी बताए जा रहे हैं। पवन के खिलाफ राजेंद्र नगर समेत कई थाने में मामले दर्ज गए। वारदात के बाद पुलिस ने पवन और उसके
7 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कवर्धा के चिल्फी में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इन पर नक्सलियों को पैसा पहुंचाने का शक है। दोनों संदिग्धियों से 7,10,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस को पूछताछ में बताया कि वो देसाई बीड़ी का मैनेजर मन्नू भाई पटेल है और उसका साथी तेंदुपत्ता फंड मुंशी है। वे तेंदुपत्ते का भुगतान करने के पैसे का भुगतान करने के लिए वो गांव जा रहे थे, तभी पुलिस ने रोककर उन्हें थाने ले गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीड़ी व्यवसायी नक्सलियों को पैसा पहुंचाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है। बिलासपुर में रह रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन और बसों की व्यवस्था के साथ ही खाने पीने की बदइंतजामी को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जनहित याचिका में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निगम बिलासपुर को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में अलग अलग राज्यों से चल रही ट्रेनों को छत्तीसगढ़ में रोके जाने, श्रमिकों के लिए बसों और भोजन पानी का इंतजाम किए जाने जैसी मांगे की गई है। लॉकडाउन खत्म होते ही जिले में पदस्थ सीआरपीएफ के जवान अब लौटना शुरू हो गए हैं। करीब 2,500 जवान अवकाश पर थे। अब वे सभी जवान वापस अपनी ड्यूटी पर लौट रहे हैं, जिसमें कई जवान रेड और ऑरेंज जोन के रखने वाले हैं। ऐसे में इन जवानों को जिला मुख्यालय में क्वारंटीन किया गया। स्वास्थ्य जांच और क्वारंटीन खत्म होने के बाद इन्हें कैंपों में भेजा जाएगा। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाके को देखते हुए क्वारंटीन सेंटर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पीएफ के जवानों की बड़ी संख्या है जो अभी लौट कर आने हैं और ऐसे जवानों को एहतियातन हम लोग एक पृथक रूप से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है जो सीआरपीएफ कैंप से पृथक है और उनको वहाँ पे रखा जा रहा है। उनकी लगातार टेस्टिंग की जा रही है रैपिड किट के माध्यम से एवं RT-PCR के माध्यम से और हम लोग एहतियात के रूप से उनको किसी भी तरह से संपर्क में आने नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग इसके ऊपर अपनी नज़र बनाएं। असम के तुनसुकिया जिले में ऑयल इंडिया के गैस के कुएं में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें 2 किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती थी। ऑयल इंडिया के मुताबिक कुएं से गैस बाहर आ रही है, जिससे आग और भड़क रही है। तो असम से ये खबर हम आपको बता रखे हैं, जहां पर आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए, चूँकि गैस का लगातार रिसाव हो रहा था और यही वजह आग लगने की बताई जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से धू कर ये कुएं से आग निकल रही है। तकरीबन 1600 परिवार इसके आसपास थे, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा दिया गया है और गैस का कुआं है और भीषण आग इसमें लगी हुई है। कोशिश लगातार जारी है कि किसी भी तरह इस आग पर काबू पा लिया जाए। असम के तिनसुकिया ज़िले के बगजान स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड का ये गैस का कुआं है, जिसमें यह आग लगना बताया गया है। घटनास्थल पर अब NDRF की टीमें पहुंच चुकी हैं और लगातार कोशिशें जारी है कि कैसे भी करके इस आग पर काबू पाया जाए। पिछले कई दिनों से गैस का रिसाव इस कुएं से हो रहा था, गैस बाहर निकल रही थी और उसके बाद अचानक मंगलवार को इसमें आग लग गई। आगे बढ़ते हैं खबर मुंगेली से। फौसपुर थाना पूरी तरह से सील कर दिया गया है। थाने में पदस्थ आरक्षक और ASI कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सिटी कोतवाली में अब थाना शिफ्ट किया गया है। जिले के सभी थानों में एहतियात बरता जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। थाने को सील कर दिया गया है। 2 पुलिसकर्मी यहां पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुंगेली से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर थाना सील किया गया है।
2 पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद थाने को सील किया गया और इसे सिटी कोतवाली में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ अब तमाम थानों में एहतियात बरता जा रहा है कि किसी भी तरह से पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में न आ जाए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर रायपुर से। नगर निगम जोन अध्यक्षों का चुनाव कल कुनाक है। पार्षद जोन अध्यक्ष चुनेंगे। रायपुर के सभी 10 जोन कार्यालयों में चुनाव होंगे। पार्षदों को 12 बजे मौजूद रहने को कहा गया है। सभी जोन में प्रत्याशी कांग्रेस उतारेगी। सिर्फ 4 से 5 जोन में ही बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, क्या ताजा अपडेट? जी बिल्कुल, क्योंकि जोन अध्यक्षों का चुनाव यहाँ पर होना है और यहाँ पर दोनों ही पार्टी ये चाह रही है कि उनके जोन अध्यक्ष जो हैं वो चुन करके आए। 10 जोन, अभी 2 नए जोन राजधानी में बने हैं, लिहाजा 10 सभी जोन कार्यालयों में ये चुनाव होने वाले हैं और 12 बजे का समय निर्धारित किया गया है इसके लिए। और अधिकृत जो कमिश्नर हैं उन्हें ही इस जोन कमिश्नरों को अधिकृत किया गया है चुनाव को लेकर के। और तकरीबन 12 बजे ये प्रक्रिया के तहत किया जाएगा और इसके लिए जो सचिवालय की ओर से महापौर, अध्यक्ष, स्पीकर और जो भी पार्षद हैं उनको निर्धारित समय पर मौजूद होने के लिए कहा गया है। और जिस तरह से अगर संख्या बल की यहाँ पर बात करेंगे दीपेश, तो 70 कुल वार्ड है राजधानी में, जिसमें ज्यादा संख्या बल जो है कांग्रेस पार्षदों के ही हैं। जो निर्दलीय थे वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो जोन अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के ही बन कराएंगे। लेकिन बीजेपी फिलहाल 4 जो जोन है उसमें अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। पूरी तैयारी फिलहाल नगर निगम द्वारा कर ली गई है और कल जो 12 बजे ये पूरी प्रक्रिया होगी। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा इसमें भी देखने को मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।